सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। यार आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लानिंग चैप्टर। एक्साइटेड किस लिए? मैं तुम लोगों के लिए इतनी अमेजिंग केस स्टडीज लेके आया हूं कि भाई तुम्हें चैप्टर से प्यार हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा ये चैप्टर। और अगर तुमने अपना करियर प्लानिंग नहीं बनाई है, तुम्हें नहीं पता कि तुम 12th के बाद क्या करोगे, भाई ये जो प्लानिंग प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, ये मजाक नहीं है कोई। ये तुम्हें एक्चुअल स्टेप्स देगा कि कैसे तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना है 12वीं के बाद। और मैं तुम्हें वो भी स्टेप्स बताऊंगा, ये भी सिखा दूंगा, करियर भी डिसाइड करवा दूंगा और केस स्टडी ऐसे दूंगा, मजा आ जाएगा। और याद है ना अपना नारा, एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से तुम्हें एग्जैक्ट मार्क करते हुए चलाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज लग दी ना, किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी आपके मार्क्स काट दे। और सीयूईटी में भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही आती है, तो भाई इधर उधर टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, पर उससे पहले ना एक तुम्हें बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, रेड बुल जब एक नई नई कंपनी स्टार्ट हुई थी यूरोप में, ठीक है, इनके फाउंडर को एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आई थी। आज तो रेड बुल लाखों करोड़ की कंपनी है, बट जब इनके फाउंडर ने पहली बार रेड बुल का फॉर्मूला मार्केट में बेचने की कोशिश करी तो लोग खरीद नहीं रहे थे, अवेयरनेस नहीं थी। और ऑफ कोर्स उनके पास इतना पैसा उस टाइम था नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट्स करवाएं। उन्होंने बड़ी एक क्लेवर चीज करी। उन्होंने क्या किया, जो यूरोप में पब्स बार्स थे और जितने स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम थे, उनके बाहर अपनी टीम को भेजा और उन्होंने क्या किया, खाली रेड बुल के कैंस क्रश करके कूड़े में डाल दिए और सारी तरफ रोड में बिछा दिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि यार ये कोई मार्केट में नई ड्रिंक आई है और हर कोई पी रहा है। और उनकी ये ट्रिक ने मैजिक किया भाई। जब पब्लिक ने बाहर निकल के देखा यार हर जगह रेड बुल के कैन पड़े हैं, और जब वो शॉप्स पे गए तो उन्होंने नोटिस किया कि रेड बुल का यहाँ पे कैन पड़ा। उन्होंने कहा यार ये तो हर जगह पड़ा हुआ था, इस बार इसको ट्राई करना है। वहां से उन्होंने ट्राई किया और रेड बुल की जंप स्टार्ट उसी स्टोरी से हुई, वहीं से हुई। तो अब यहां पे रेड बुल ने क्या प्लान किया कि भाई मुझे अपने रेवेन्यूज बढ़ाने, मुझे मार्केट में स्टैब्लिश होना है, सेल्स करनी है। तो उन्होंने उस चीज को एक रियलिटी बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया अपना एक फॉर्मूला निकाला और इसके थ्रू मार्केट में सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आज रेड बुल कई लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। यहां पे इंपॉर्टेंट दो तीन वर्ड है, एडवांस। पहले हम एडवांस में डिसाइड करते क्या, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, क्या करना है और कैसे करना है। रेड बुल का एग्जांपल हमने देख ही लिया कि उसने डिसाइड किया व्हाट टू डू, यानी कि सेल्स बढ़ानी है, उन्होंने डिसाइड किया। और हाउ टू डू इट, उन्होंने कहा क्रश कैन डाल देते हैं हर जगह, ठीक। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और लाइन, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करती है। अब तुमने एग्जांपल देख ही लिया यार रेड बुल का कि उनके पास पैसे नहीं थे ऐड करवाने के, तो उन्होंने कितनी क्रिएटिवली अपनी मार्केटिंग कर दी भाई लोगों में, ठीक। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब प्लानिंग एक ब्रिज बना देता है कि हम जहां पे हैं और हमें जहां पे जाना है, उसके बीच का ब्रिज बना के देता है प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपका प्लानिंग की आए डेफिनेशन एग्जाम में मांगने को, तो ये सारी लाइन जरूर लिखनी है। अब देखो यहां पे एक एक्चुअल डेफिनेशन भी दे रखी है प्लानिंग की, पर मजे की बात तुम्हें मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग तरीके से जो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है अभी ना। हम ना इस डेफिनेशन में मत्था मारेंगे ना, अभी हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में मत्था मारेंगे ना, अभी हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग में मत्था मारेंगे। हम कहां चलेंगे, हम चलेंगे सीधा हमारे प्लानिंग प्रोसेस की तरफ। क्योंकि अगर आपने एक बारी प्लानिंग प्रोसेस सीख लिया ना, तो आपके लिए भाई सब ये सब चीजें सीखना ना बिल्कुल सेकंडों का काम होगा, ठीक है। हम गलत पढ़ते हैं हमेशा, हम पहले ये सब सीखने लगते हैं, प्लानिंग प्रोसेस को सब समझ में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बहुत ध्यान से बात, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप भूल जाओ बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, आप भूल जाओ मैं तुम्हें धंधा या ये सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं। तुम सोचो तुम एक क्लास 12th के बच्चे हो, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें 12th के बाद अपने करियर में, अपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक भाई। उसको दिमाग में रखते हुए मैं 7 स्टेप्स पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ हेडिंग्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले ये रीडिंग करेंगे, तुम्हारा करियर डिसाइड करेंगे, इससे तुम्हें ये पूरा का पूरे सारे स्टेप्स भी समझ में आ जाएंगे अपने करियर में क्या करना है। एक्चुअल यूजफुल स्टेप्स है, ऐसे ही करियर डिसाइड करना होता है जो यहां पे सिखाया है। हम करियर डिसाइड करेंगे, स्टेप्स एक बार पढ़ेंगे और फिर दोबारा से पढ़ेंगे इसको, और दिखाऊंगा फिर मैं बिजनेस एग्जांपल, और आपको एक्चुअल में सारी चीजें पढ़ाता चलूंगा। अगर नहीं समझ में आए बस मेरे को फॉलो करते जाओ, तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सुनो, सबसे पहला आपका क्या होता है प्लानिंग का प्रोसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी अगर तुम्हें अपने करियर में क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो तुम अभी बैठ के ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना कि बनना क्या है करियर में। देखो, ब्रॉड गोल तुम्हें सेट करना है कि क्या
भाई या तो तुम्हारा गोल हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी वेल्थ कमानी है, अपना बिजनेस करना है, करोड़ों कमानी है। या तो एक बच्चा हो सकता है, उसका गोल हो सकता है मुझे एक हाई पेइंग प्राइवेट जॉब करनी है, बिजनेस बिजनेस जितनी टेंशन नहीं पालनी। तीसरा बच्चा हो सकता है मुझे एक सरकारी जॉब चाहिए जहां पे कोई नहीं ज्यादा ना हो, बट एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूं। एक चौथा बच्चा आता है, कहता है मुझे ना पैसा चाहिए ना मुझे कंफर्ट चाहिए, पर मुझे पावर चाहिए, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ऊंचा बनना है। राइट, हर बंदे की अपनी अपनी विजन होती है, गोल होता है। तो तुम्हें सबसे पहले अगर करियर प्लानिंग करनी है, ये डिसाइड करो अभी बैठ के कि चाहिए क्या लाइफ में, पैसा, पावर, कंफर्ट, सिक्योरिटी, क्या चाहिए, ये चीज हमें सबसे पहले डिसाइड करनी हो। तो इसी चीज को हम डिसाइड नहीं करते, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्या होता है स्टेप, कि हम डेवलपिंग प्रेमिसेस, हम एजम्पशंस लगाते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, जिससे कि इसका मतलब क्या प्रेमिसेस का, कि फ्यूचर में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जो कि जो भी मैंने प्लान बनाया है, जो भी मैं डिसाइड करने वाला हूं, उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मैं ना इंडिया के मेजॉरिटी टॉप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गया हूं एज अ स्पीकर। मैं जब भी जाके बच्चों से बात करता हूं ना, कॉमर्स के बच्चों की बात कर रहा हूं जो बीकॉम या बीबीए कर रहे होते हैं, उनमें से मेजॉरिटी बच्चे भाई आज की डेट में एआई सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, पावर बीआई सीख रहे हैं। कॉमर्स के बच्चे क्यों सीख रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि उन्होंने जब अपने प्लानिंग प्रेमिसेस, उन्होंने फ्यूचर के बारे में एजम्पशन लगाई, उन्होंने इस चीज को देखा कि एआई बहुत तगड़ा सीन चेंज करने वाला है। देखो ये न्यूज आई थी रिसेंटली, इस न्यूज में मैं तुम्हें मेन चीज दिखाता हूं क्या थी, कि पेटीएम ने शायद में से हट गया, एक सेकेंड, हाँ, पेटीएम ने 1,000 लोगों को अपनी जॉब से हटाया और 10 से 15 वो अपने एम्प्लॉयज को हटाने वाले। क्यों? क्योंकि एआई पावर्ड ऑटोमेशन आ गई है, वो एआई के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो बच्चे मैं बता रहा हूं ना, मैं जब कॉमर्स के कॉलेजेस जाता हूं, वो एआई और इन सब के कोर्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई फ्यूचर में ऐसा ना उनकी जॉब एआई खा जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम फ्यूचर के बारे में अपने प्रेमिसेस भी सेट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब मानो किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे एक हाई पेइंग प्राइवेट जॉब चाहिए, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो अब देखेगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक हाई पेइंग प्राइवेट जॉब के लिए आप बीकॉम कर सकते हो इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से, एसआरसीसी फॉर एग्जांपल, जहां पे आपका एवरेज पैकेज भाई 9 लाख रुपए और हाईएस्ट पैकेज लगभग 30-40 लाख चला जा सकता है। या फिर आप कर सकते हो बीएमएस किसी टॉप कॉलेज से, यानी कि एसएससीबीएस, जहां पे अगेन आपका एवरेज पैकेज है भाई 8 लाख और हाईएस्ट पैकेज गया है इस साल 40 लाख तक। या फिर आप आईपीएम कर सकते हो आईएम इंदौर से, ठीक है, आपका आईएम इंदौर में अगेन 5 साल का बीबीएमबीए का कोर्स है, और उसके बाद आप लोगों का लगभग एवरेज पैकेज 25 लाख का और हाईएस्ट पैकेज 75 लाख रुपए तक का चला जाता है आईएम इंदौर पे। कुछ सालों में तो 1 करोड़ रुपए प्लस भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार ये सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू मैं एक हाई पेइंग प्राइवेट जॉब ला सकता हूं। अब देखो यहां पे क्या है, आप पूछोगे कि भैया यार कोई ऐसी वीडियो बता दो जिसमें कि मेरे को सारे करियर ऑप्शंस मिल जाए कॉमर्स के। तो भाई ये वाली वीडियो है, तुम्हें नीचे पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने सारे करियर ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो आफ्टर 12th। ठीक है, अब क्या है, अब आपने देखा कि ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब आप करोगे इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि हर करियर ऑप्शन का आप प्रोज निकालोगे, फायदे निकालोगे, कॉन्स निकालोगे, नुकसान निकालोगे। जैसे कि अगर हम देखें आईपीएम वाला करियर ऑप्शन, वहां पे आपका प्रोज क्या है कि भाई एवरेज पैकेज बीबी और एमबीए एक साथ कंप्लीट हो जाएगी 5 साल में, एवरेज पैकेज लगभग 25 लाख का है, बट फीस कितनी है, फीस हमारी लगभग चली जाती है 35 लाख रुपए। हालांकि किसी के पास जेब में नहीं होते, पर लोन लेना पड़ता है हर बच्चे को। अगर हम बात करें एसआरसीसी की बीकॉम करने की, ठीक है, ऑल्दो आपकी फीस साल की मात्र 20-25 हजार रुपए, आपका एवरेज पैकेज 9 लाख का है, पर कंपटीशन कितना भयंकर है, आपका ऑलमोस्ट सीट वहां पे 1000 ही है। तो यानी हमें बहुत भयंकर कंपटीशन में लड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के फायदे देखते हैं, नुकसान देखते हैं, फायदे देखते हैं, नुकसान देखते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया था,
फिर हमने उसके फायदे नुकसान की लिस्ट बनाई थी और फिर हमने उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने भाई बीकॉम निकाला, बीएमएस निकाला, सीए भी निकाला, तो उसने कहा कि यार सीए मैंने प्रोज एंड फायदे नुकसान निकाले, बट निकालते हुए अब क्या किया, मैंने सीए को हटा दिया ऑप्शन को। क्यों हटा दिया? क्योंकि यार सीए जितना डिफिकल्ट कोर्स है और जितना लंबा कोर्स है वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मैं शायद अफोर्ड तो कर सकता हूं, मेरी फैमिली अफोर्ड तो कर सकती है सीए का कोर्स, पर मैं इतना पढ़ने में नहीं हूं कि मैं इतना लंबा खींचूं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, एक तरफ कोई और बच्चा, एक स्टूडेंट बी है, वो कहता है कि यार आईपीएम जैसा कोर्स तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सीए काफी इनएक्सपेंसिव कोर्स है और बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, तो मैं सीए की तरफ चला जाता हूं। तो देखो होता क्या है, हर इंसान, हर बच्चा अपनी फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई की क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपना अपना जो उसने आइडेंटिफाई किए थे अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे, उसके बेसिस पे वो फाइनल जो भी डिसीजन लेना है उसको लेता है। और अगर आपको अपना करियर डिसाइड करना है ना, एग्जैक्ट यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, लाइफ में क्या करना है, पैसा कमाना है, पावर चाहिए, XYZ। फिर उसके बाद आपको फ्यूचर की अजम्पशंस निकालनी है, फिर अलग अलग करियर ऑप्शन सारे आपको पता होने चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान निकालो और फिर निकालो कि भैया मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग, मेरे करियर के अकॉर्डिंग, मेरी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है। और लास्ट होता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यानी कि आपने जो भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब आप फाइनल क्या करोगे, आप उस करियर ऑप्शन के लिए अपना सिंपली प्रैक्टिस चालू कर दोगे। अगर मानो आपने बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से चूज किया है, तो आप क्या करोगे, सीयूईटी की प्रिपरेशन चालू कर दोगे। और फॉलो अप एक्शन, इसमें आप क्या करते हो, डे टू डे बेसिस पे चेक करते हो कि जो भी मैं अपने प्लान के लिए प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी है, क्या वो अप टू द मार्क हो रही है। यार ये चीज तो हम बोर्ड्स के लिए दिन रात करते हैं, हर रात को हम बैठ के सोचते नहीं है कि यार मेरा कितना सिलेबस हुआ, कितना रह रहा है, एग्जाम कब है, अब कितना बचा है, आज कितना बचा है, फिर कल सोचोगे कल कितना बचा है, अब कैसे करना है। ये फॉलो अप एक्शन ही तो लेते हो कि मेरी परफॉर्मेंस बन रही है नहीं बन रही, मेरे ऑब्जेक्टिव तक, मेरे जितने डिजायर्ड मार्क्स है उस तक पहुंचने तक। ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक करियर प्लानिंग के हिसाब से बता दिया, अब जरा देख लेते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए मैं केस स्टडी बताऊंगा और आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मार्क कराऊंगा जो आपको लिखने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, यस देखो हमारे लिए यहाँ पे उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। दीपेंद्र गोयल जो कि जोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ है, उन्होंने कहा है कि हम अगले 5 सालों में अपने प्रॉफिट को 10 गुना कर देंगे और $100 बिलियन, यानी कि एक 8 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएंगे 2030 तक। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, दीपेंद्र गोयल ने यह बात करके क्या सेट किया है, और प्लानिंग अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो उस बंदे ने क्या किया, 8 लाख करोड़ की कंपनी बनना है और 10 टाइम्स प्रॉफिटेबल होना है। मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट एंड यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर भाई दीपेंद्र गोयल को अपनी कंपनी को 10x प्रॉफिटेबल बनाना है, अगर वो आज एज्यूम कर रहे हैं 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसको 10 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स का भी तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि भाई मार्केटिंग वालों का बजट रोका जाएगा। ठीक है, फाइनेंस वालों को कहा जाएगा कि भैया प्रॉफिट निकालो, मार्केटिंग वालों को कम दो, कूपन्स कम दो और ज्यादा से ज्यादा सेल लाओ। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हर कंपनी का पूरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, पर हर डिपार्टमेंट का भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि वो एजम्पशन करेंगे। अब यहां पे क्या लिखा है, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, अब देखो प्लानिंग फ्यूचर से रिलेट करती है, तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्लानर होता है ना, वो कुछ ना कुछ कंजेक्चर, कुछ ना कुछ एजम्पशन लेता है कि फ्यूचर में क्या होगा। देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रेमिसेस। और इसी वजह से जो अनसर्टेनिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए हर मैनेजर कुछ एजम्पशन करता है और उसे कहते हैं प्रेमिसेस। अब देखो जोमैटो के केस में भाई, जोमैटो हर तरीके से, तुम्हें क्या लग रहा है, वो हर तरीके से चीजों को सोच के चल रहे होंगे भाई। कैसे कि क्या कहते हैं, क्या पता सरकार आके कल को कह दे
और इनफैक्ट ये तो अभी हुआ है, सरकार ने कहा डिलीवरी जो तुम चार्ज ले रहे हो कस्टमर से उस पे भी जीएसटी मारो, पहले नहीं लेते थे, तो सरकार ने कहा इनसे भी जीएसटी लो, तो यानी कस्टमर के लिए और महंगा हो गया, तो यानी सेल जोमैटो की कम होगी। ठीक, जोमैटो के ऊपर आगे जाके कुछ रिस्ट्रिक्शंस में भी लग जाए, क्या पता सरकार आए और कहे कि ये जो तुमने डिलीवरी पार्टनर्स रखे इनको फिक्स सैलरी पे रखो, ये मत करो कि भाई तो वो जितना काम करे उतना पे करें। तो इन सारी चीजों को ना जोमैटो पहले से एज्यूम करके चलेगा और उस हिसाब से अपना प्लान और डीलिंग करने का वे बना के चलेगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या है, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जोमैटो जब अब तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, इनकी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है और इनके बहुत ऐड देखते हैं, पर जोमैटो जब नई नई कंपनी था ना भाई, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि एड वैड चलाएं इधर उधर। तो इन्होंने क्या किया भाई, तुम्हें मीम मार्केटिंग, तुम देखते हो बड़े बड़े ब्रांड्स मीम करते हैं, जोमैटो एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा इनोवेटर था। जोमैटो ने ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखे, ठीक है, और उसमें उसने क्या देखा कि यार हमारा टीवी एड्स है, रेडियो एड है, न्यूज़पेपर है, होर्डिंग लगाना है, पर उन्होंने एक नया आइडेंटिफाई किया, मीम मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे मीम्स डालो। ठीक है, तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहां पे इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है, बहुत सिंपल सी बात है, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड assumptions आर मेड। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, assumption बना ली, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेट टू एक्ट अपॉन दोस, sorry, and the next step would be to act upon them. There may be many ways to act and achieve objective. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई अब हम जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया उनके लिए एक्शन ले, पर एक्शन लेने से पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितने सारे रास्ते हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, एंड ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। और हम इस स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लिख लेते हैं। फिर हम इस वाले स्टेप में क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। यहां पे हम जितने भी ऑल्टरनेटिव है, हमारा न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, मीम मार्केटिंग है, उन सबके हम फायदे और नुकसान निकालेंगे। Each course will have many variables which have to be weighed against each other. हर तरीके के, हर रास्ते के अपने अपने वेरिएबल्स होंगे जिनको हमें मिलाना पड़ेगा। The positive and negative aspect of each proposal need to be evaluated in light of the objective to be achieved. और हर तरीके के, अगेन वही बात रिपीट कर रखी है, हर तरीके के रास्ते का हमें पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव तक कौन सा रास्ता हमें पहुंचाएगा और कितना अच्छे से पहुंचाएगा। ठीक है, क्या क्या उसके फायदे नुकसान होंगे, और फिर होगा सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी मोस्ट फीसिबल, प्रॉफिटेबल विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहां पे क्या है, हम यहां पे अब फाइनल जो हमने लिस्ट बनाई उसके फायदे नुकसान निकाले, अब यहां पे चूज करेंगे उस रास्ते को जो कि सबसे प्रॉफिटेबल हो, जो कि फीजेबल हो और जो कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा आउटपुट लाके दे। अब देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, जोमैटो ने देखा कि भाई हमारे साथ ये सारे हैं, और तुमने अगर जोमैटो के मीम्स देखे हो भाई, क्रेजी होते, क्रेजी। देखो ये मैं तुम्हें थोड़े बहुत दिखाता हूं, दया दरवाजा खोल दो, विल बी देयर विद योर ऑर्डर शॉर्टली। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा एक ये वाला है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, विल स्टिल डिलीवर क्विकली। भाई ये तो बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स नहीं है, पर जोमैटो को मीम मार्केटिंग का पाइनियर माना जाता है। पाइनियर क्यों भाई, इन्होंने इतने कम पैसे में अपनी कंपनी की इतनी भयंकर मार्केटिंग करी है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई स्टार्टिंग डेज में कि टीवी रेडियो सब गया भाड़ में, हम करेंगे मीम मार्केटिंग। और फिर इन्होंने इंप्लीमेंटिंग द प्लान, यानी दिस इज द स्टेप वेयर द अदर मैनेजर एंड फंक्शंस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। द स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ठीक है, ये वो स्टेप है जहां पे प्लान को हम एक्शन में डालना चालू कर देते हैं और दूसरे मैनेजर्स या फिर अदर जो भी फंक्शंस होते हैं और मैनेजमेंट वो आना चालू हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम ने कहा कि भाई हम रेडियो टीवी कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना मीम मार्केटिंग। अब पर पीआर टीम भी घुसेगी इसमें, क्योंकि पीआर टीम का, पीआर के बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पीआर टीम का ये भी होता है भाई मकसद मेक श्योर करना कि हम कोई ऐसा मीम ना डाल दे जिससे कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी हो जाए हमारे खिलाफ। और जोमैटो के साथ एक्चुअली बहुत बारी हो चुका है। और मीम मार्केटिंग ना एक डबल एज स्वॉर्ड है, कहीं मीम ज्यादा डैंक हो गया ना तो भाई बहुत तगड़ा बैकलैश मिलता है, और ये तो बहुत कंपनीज के साथ हो भी चुका है। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, फॉलो अप एक्शन टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। यहां पे क्या देखते हैं कि भाई जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं
वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो शेड्यूल बना था वो ढंग से फॉलो हो रहा है और नहीं हो रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब देखो, जोमैटो ने स्टार्टिंग में मीम मार्केटिंग स्टार्ट करी अपनी कंपनी में, भाई उसकी वजह से उनको कस्टमर्स आने स्टार्ट हुए, तभी तो वो आज तक कर रहे हैं। आज तक जोमैटो के मीम्स बिल्कुल क्रेजी लेवल के होते हैं, इंस्टाग्राम पे एक बार जाके देखना, ठीक है। आज तक वो रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए मीम मार्केटिंग उन्होंने कंटिन्यू करी। अगर वो फॉलो अप लेते और देखते कि यार यहां से तो हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो वो भी फिर घूम फिर के टीवी वगैरह पे आ जाते, राइट। तो अब तुम समझ गए प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। और भाई इन स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश समझो। देखो, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पहला, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर सेलेक्टिंग। इसको एक स्टोरी की तरह देखो, इसको उन स्टेप्स की तरह देखो कि रियल लाइफ में कोई भी इंसान करेगा तो कैसे करेगा। तो बस सिंपल एज दैट। भाई ये थे हमारे प्लानिंग प्रोसेस। अब तुम्हें इनके इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डेफिनेशन सब बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, सेकंडों में हम करेंगे इसको हम, ठीक है। सुनो, डेफिनेशन ऑफ क्या है। वन ऑफ द वेज टू वुड डिफाइन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग डेफिनेशन क्या है हमने भी पढ़ा। पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, ठीक है। हमने आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल, ठीक है। यही हमने प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ा और यही उसकी डेफिनेशन है। तो भाई इसको बस सिंपली याद कर लेना और एग्जाम में लिखाना। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों करना जरूरी है, क्या फायदा होता है प्लानिंग करने से, ठीक है। सबसे पहली चीज, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अब सुनो मेरी बात पर, एक सबसे पहले मैं इस पे आऊं, ठीक है। भाई ये देखो, ये बिजनेस स्टडीज की तुम्हारी केस प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूं, डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आधे घंटे का, ठीक। भाई मेरा सपना है मैं 10,000 बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊं, इतनी डेप्थ से पढ़ाऊं जितना मैंने पढ़ाया। तुमने अभी तक चैप्टर देखा ना, यानी तुम्हें पसंद आया तो जरूर होगा। तो भाई अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम बस एक मेहनत कर दो, अभी वीडियो पॉज करो, नीचे जाकर लाइक करके और कमेंट में मेरे को बताना कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। क्योंकि यार जब तक तुम्हारी कमेंट नहीं आती ना, मेरे में मोटिवेशन नहीं आ पाएगी। तो अपनी मोटिवेशन के लिए और मेरी मोटिवेशन के लिए जाके एक कमेंट करके आओ, और मेरा जो सपना है ना 10,000 बच्चों को पढ़ाने का, भाई वो पूरा कराओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करके, क्लास और ट्यूशन के ग्रुप पे शेयर करके, ठीक है। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब तुम्हें दिल से दुआ मिलेगी, तुम्हारे 10 नंबर फालतू आएंगे एग्जाम में मेरी दुआ से, ठीक है। चलो तो ये काम कर देना। अब सुनो क्या है, सबसे पहली चीज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, राइट। प्लानिंग से क्या होता है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द एक्शन, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखा दूं। देखो, जो मैं यहां YouTube पे चैप्टर्स डाल रहा हूं, भाई ये पूरे प्लान से बने हुए हैं, ठीक है। कि भाई इस तारीख को ये लेक्चर जाएगा, इस चैप्टर का टॉपिक जाएगा, ये वाला टॉपिक जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर रखा है, पर ये पूरा प्लान बना हुआ है कि मैं 13 मार्च तक डेली आके आधा घंटा मात्र पढ़ा के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और इतनी डेप्थ में करवाऊंगा कि तुम कभी जिंदगी में भी ना भूलो, ठीक है। अब क्या है, ये पूरा बना हुआ शेड्यूल, तो मेरी टीम पूरा प्रॉपर उसी तरीके से काम करती है। वैसे टीम में हूं तो खैर मैं ही, एक इंटर्न है ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो होता क्या है भाई, हम उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ यार, ये जो पीडीएफ तुम देख रहे हो मार्किंग वाली, इसको उस तरीके से बना के चलना है, केस स्टडीज निकाल के चलनी है। कब हमें, हमारी लगभग हफ्ते भर की केस स्टडीज वगैरह और मार्किंग पीडीएफ सब रेडी होती है। कैसे रेडी है, क्योंकि हमारा प्लान बना हुआ है ना कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर जाना है। तो भाई मेरे इंटर्न को और मुझे पता है कि कब कौन सा काम पहले से करके रखना है। अब सोचो, इसी में होते 4-5 और लोग इन्वॉल्व, ठीक है। तो भाई वो 4-5 लोगों को भी पता होता, ऑल तो हम इतने बड़े नहीं है, बट अगर होते तो उन 4-5 लोगों को पता होता यार इस शेड्यूल के हिसाब से तो एडिट तब करनी है, उसके बाद थंबनेल तब बनाना है। अभी हम है ही 2 लोग, तो हम ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूरी प्रॉपर डायरेक्शन दे देता है प्लानिंग एक्शन करने की, अगर एडवांस में हमें पता हो। प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट द act as a guide for deciding what action should be taken in which direction, ठीक है। ये आपके बिल्कुल क्लियर गोल स्टेट कर देते हैं कि हमें क्या एक्शन लेने और किस डायरेक्शन में। हमने जोमैटो का भी अभी एग्जांपल पढ़ा, भाई उनके पूरी कंपनी को पता है। सुनो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। उनकी पूरी कंपनी को पता है कि भैया हमें 5 साल बाद 10 गुना करना है अपने प्रॉफिट को। तो इसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स उसी तरीके से एक्शन करते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली हुई है कि भैया पहले जैसे देते थे ना कूपन उल्टे सीधे बिल्कुल भर भर के, अब वो वाले कूपन नहीं देते हैं, ठीक। अब सुनो, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हमारी जो अनसर्टेनिटी उसको खत्म करती है। कैसे? रैपिडो का तुमने नाम सुना है भाई, दिल्ली विल्ली साइड इन जगहों पे तो बहुत चलती है। रैपिडो क्या है, जैसे ओला उबर है ना, वैसे ही बाइक
टैक्सी प्रोवाइड करती है। मैं खुद बाइक टैक्सी पे ट्रैवल करता हूं भाई, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक तुम्हें पता ही है ना। रैपिडो इंडिया की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी प्रोवाइडर है, बट रैपिडो ने रिसेंटली कैब बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कैब बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इंडिया में लगभग 4-5 स्टेट्स ने बाइक बिजनेसेस को बैन कर दिया। उन्होंने कहा बाइक टैक्सी चलेगी नहीं, और कई स्टेट्स ने उल्टी सीधी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए कि अगर हम सिर्फ बाइक के बिजनेस पे, तो हम आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं अगर सरकार ने किसी भी दिन कोई हमारे खिलाफ रूल लॉन्च कर दिया। इस वजह से उन्होंने अब गाड़ियां भी प्रोवाइड करनी चालू कर दी है टैक्सी बिजनेस में। ऑल्दो उबर और ओला से उन्हें कभी कॉम्पीट नहीं करना था, पर अनसर्टेनिटी फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने इस काम को, स्टेप को ले लिया। क्यों? प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। ठीक है, अब उनके जो मैनेजर्स हैं रैपिडो के, उन्होंने देखा कि भाई ये चीजें 2-4 स्टेट में हो गई, क्या पता पूरी कंट्री में ना हो जाए, और उस तरीके से उन्होंने अपनी कैब लॉन्च करके अपनी अनसर्टेनिटी को, जो नुकसान हो सकते हैं, उनको उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस टास्क टू बी परफॉर्म एंड प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? जो आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है ना, उनको रोक देती है। मैं ना तुम्हें एक बड़ी फन सी चीज बताता हूं जो मेरे साथ रिसेंटली हुई थी। मैंने देखा था, मेरे साथ नहीं हुई थी। एक क्रिएटर है, ठीक है, मतलब मेरे दोस्त ही है, उस क्रिएटर के ग्रुप में ना 3 एडिटर्स हैं। वीडियो को जो सारी वो एनिमेशन और सारी कट और इफेक्ट्स लगाते हैं ना, वो 3 लोग हैं। उस बंदे ने क्या किया, अपने ग्रुप पे वीडियो भेजी, और ये नहीं टैग करा कि कौन से एडिटर को एडिट करना है। भाई उसने ग्रुप पे वीडियो भेजी और उसके दिमाग से निकल गया और वो चला गया। तीनों एडिटर्स ने सेम वीडियो को एडिट कर दिया। ये क्या हुआ? ये वेस्टफुल एक्टिविटी तो, ओवरलैपिंग एक्टिविटी तो, कि एक काम को 3 लोगों ने कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ ये वाला, ये मेरे साथ हुआ है भाई। हमारी कॉलिंग की लिस्ट है, 100 लोगों को कॉल करना है। ठीक है, मेरे पास लगभग 2 इंटर्न्स थे जिनको भाई 50-50 को करना था। अब क्या हुआ, मैंने बताया नहीं कि किसको कौन से 50 करने हैं, किसको कौन से 50 करने हैं। दोनों इंटर्न्स ने क्या किया, सेम ही लोगों को कॉल कर दिया। ठीक है, दोनों को 50-50 को करना था, 1 to 50 को दोनों ने ही कॉल कर दिया। अब क्या हुआ, जो सेकंड इंटर्न को, जिसको 51 से 100 करना था, उसका तो सारा एफर्ट ही वेस्ट हो गया, क्योंकि भाई अगेन सेम लोगों को कॉल हो गया, क्या फायदा हुआ। तो इस तरीके से प्लानिंग जब होती है ना, ये बेफालतू की एक्टिविटीज रुक जाती है। अब क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, प्लानिंग की वजह से हम इनोवेशन ला पाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बालाजी चिप्स। इन्होंने कहीं ना कहीं एक रेडबुल वाली टेक्निक यूज करी थी। भाई बालाजी चिप्स आज के डेट में 4000 करोड़ की कंपनी है। जब इन्होंने नए नए अपने चिप्स लॉन्च करे थे, इनकी मार्केट में ऑब्वियसली कोई डिमांड नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ना सारी टीम को, अपने, ये वैसे वेस्टर्न गुजरात वगैरह साइड ज्यादा चलती है, तो इन्होंने क्या किया, अपने लगभग बहुत सारे सेल्समैन हायर करे, और हर दुकान पे ना डेली बेसिस पे अलग अलग सेल्स वाले को भेजते, कस्टमर बना के, कि आपके पास क्या बालाजी चिप्स है, क्या आपके पास बालाजी चिप्स है, क्या आपके पास बालाजी चिप्स है। भाई 2 महीने तक लगभग डेली कस्टमर आ रहा है, पर दुकानदार के पास बालाजी चिप्स नहीं है। फिर 2 महीने बाद वो अपना एक बंदा भेजते थे, अपना एक होलसेलर भेजते थे, और कहते थे क्या आपको बालाजी चिप्स चाहिए, मैं बेचता हूं। फिर वो कहता था यार 2 महीने से लोग मांग ही रहे हैं, वो कहता था हाँ भाई दे दे यार, बहुत डिमांड आ रही है। तो ये क्या है, इसे गोरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। अब देखो ये क्या है, सिंस प्लानिंग। अब देखो यहां पे, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट शेप मैनेजमेंट न्यू आइडियाज कैन टेक शेप। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के हम फंक्शन अभी पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सबसे पहला फंक्शन होता है। इसलिए हम यहां पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी यूज कर पाते हैं। यार सोचो, अगर बालाजी ने स्टार्टिंग में ये कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था यार हमें कोई जानता नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में ये प्लान बना के इसको करना चालू कर दिया। अगर बालाजी ये चीज अपने धंधे में आने के और लाखों चिप्स के पैकेट्स बनाने के बाद 6 महीने बाद बैठता सोचने की यार सेल तो आई नहीं रही, लोग तो अपने स्टॉक दुकानों में स्टॉक ही नहीं कर रहे, तो कितनी बड़ी पंगा हो जाता, तब कितनी बड़ी उनकी प्रॉब्लम होती कि यार सेल ही नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि भैया हमें लोग जानते ही नहीं। और उस टाइम अगर वो प्लान बनाने बैठते ना, तो वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत डीप जा चुके होते उस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम को उन्होंने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल लिया। अगर ये 6 महीने बाद लाखों पैकेट्स स्टॉक करने के बाद बैठते ना, तो फिर ये सॉल्यूशन पे वो नहीं आ पाते, फिर वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग इजी बना देता है डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग देखो, ये हमने पढ़ा है, प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर।
ये हमने देख लिया। मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है भाई, वो फ्यूचर में लुक करता है, आइडेंटिफाई करता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करता है। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन, ठीक है। हमने प्लानिंग प्रोसेस में जो सीखा है ना, एग्जैक्ट उसी चीज को बस यहां पे चेप दिया है, ठीक है, कि भाई होता क्या है, एक मैनेजर फ्यूचर में देखता है, एक्शंस आइडेंटिफाई करता है, उनको इवैल्यूएट करता है, फिर उसमें से चूज कर देता है। तो क्या है, प्लानिंग की वजह से इजी हो जाता है चूज करना, क्योंकि हम इवैल्यूएट करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस चार्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग का ना हमारा एक प्रॉपर चैप्टर है, तो इसलिए अगर आपको अभी ये समझना है तो मत्था मत मारना, ठीक है, बट समझ जाओ तो बहुत ही बढ़िया। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ गोल्स। देखो सिंपल सी बात है, जोमैटो को हमने देखा ना कि उनका क्या गोल है, अगले 5 साल में 10 टाइम्स प्रॉफिट लेके जाना है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि वो 5 साल बाद ही सीधा बैठ के देखेंगे मीटिंग में कि दीपेंद्र गोयल बैठे और वो कह रहे हैं यार हमारा 5 साल पहले तो 1 करोड़ था, 10 करोड़ क्यों नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, वो हर महीने चेक करेंगे कि हमारा क्या प्रॉफिट इतनी स्पीड से ग्रो हुआ कि 5 साल बाद हमारा 5 टाइम्स हो जाए, सॉरी 10 टाइम्स हो जाए प्रॉफिट। तो यही तो कंट्रोलिंग होती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, ठीक है। प्लान हमारा क्या था, नेक्स्ट 10 ईयर में 5 इयर्स में 10 टाइम्स प्रॉफिटेबल होना, तो उसने प्रोवाइड कर दिया कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मंथली परफॉर्मेंस है उसको किस चीज से कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स और नॉट। और जब वो मंथली चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट उतना बढ़ा जितना हमें चाहिए, अगर उनका आंसर यस है तो वो गोल्स को अटेन कर पाए, अगर आंसर नो है तो नहीं कर पाए, उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे भाई हमारे लिमिटेशंस और फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और उसके बाद जो सिंगल यूज प्लान और वो टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं ना, वो तो तुम्हारे लिए हद ईजी बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना बस इतना सा टाइम निकाल के, और कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।